Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel लॉजिक पाठशाला। सो आज है 15 अगस्त 2020 एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। बहुत बहुत बधाई हो स्वतंत्रता दिवस की सभी को मेरी तरफ से। तो आज हम करेंगे 15 अगस्त 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की एंड देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आज हमें पढ़ने हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट वन लाइनर न्यूज़ जो हैं जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट बनती हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, प्लीज़ सभी के साथ शेयर करें लिंक को एंड जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करें एंड प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि आपके पास हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए फिर हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं आज की और देखते हैं आज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए क्या है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना खुद का बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स सक्षम ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, इसका नाम बताना है। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा है बट समझना हमें क्या है कि NPCI शॉर्ट में क्या कहेंगे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को NPCI, इसने अपना खुद का इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिकल एनेबल्ड एक चैनल को लॉन्च किया है। अभी एक मतलब एक तरीके से वो एक प्लेटफॉर्म है किसके लिए, मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी के लिए। उसका नाम हमें बताना है। तो नाम है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनेथ रिवॉर्ड्स। एनेथ रिवॉर्ड्स जो है वो इसका नेम है। अब क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहली बात जो NPCI है ये क्या है। तो NPCI जो है वो एक रिटेल पेमेंट है, मतलब एक तरीके से जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो ना, जैसे आप कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट देते हो, UPI आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। तो जितने भी आपके जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसको देखता कौन है, NPCI देखता है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब ये एनेथ रिवॉर्ड्स क्या है, देखिए जब भी आप पेमेंट करोगे, कोई भी कहीं भी आप पेमेंट मान लीजिए कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, एग्जांपल में छोटा सा लेती हूँ, फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स को आप बाद में और शॉपिंग्स में भी यूज़ कर सकते हो और बाकी अदर जगह पे भी काफ़ी जगह हम उन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ है, एनेथ रिवॉर्ड भी वही है। आपको पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे हर एक ट्रांजेक्शन पे और आप इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो, यानी इस पॉइंट को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो मेन पर्पस इसका बस यही है कि लोगों को ऑनलाइन है उसकी तरफ आकर्षित करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ जो है वो आकर्षित करना कि आप पेमेंट करोगे, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, फिर आप उसका यूज़ कहीं कर सकते हो। तो इससे लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इसके लिए इसे शुरू किया गया है। एनेथ रिवॉर्ड का मतलब क्या है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, इनफाइनाइट रिवॉर्ड्स। मतलब एन मीन्स यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स जो है वो मिलेंगे एंड काफ़ी आपको पॉइंट्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, इस पर अपनी प्रोफाइल बनानी है एंड आपको अपना पासवर्ड वगैरह जनरेट करना है। सो आपकी यहाँ पे एक प्रोफाइल बन जाएगी, फिर आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया, देखिए ये। अब हम बाकी ऑप्शंस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। NETC के बारे में देखिए क्या है। NETC का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कलेक्शन। जो टोल वगैरह आप जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम कहीं एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते हैं तो बहुत जगह बीच में टोल प्लाजा मिलते हैं, वहाँ पे हमें टोल देना पड़ता है। तो एक आपने सुनी होगी टोल की कैटेगरी जिसे हम क्या कहते हैं, फास्टैग कहते हैं। यहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ता, मतलब आप पहले से ही ऑनलाइन पेमेंट आपने टोल की कर दी होती है और जैसे ही आप अपनी कार या जिससे भी जाते हो व्हीकल से, तो जो वहाँ पर आपको टोल प्लाजा पर वेट नहीं करना पड़ता, आप सीधे ही जो है वो निकल सकते हो, ठीक है। तो ये जो फास्टैग होता है ना, ये टोल के लिए ही होता है और ये सिस्टम बनाता कौन है, तो NETC के द्वारा ही ये सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है, ठीक है। अब अगर बात करें फेम कार्ड की, तो फेम कार्ड की न्यूज़ तो आपने सुनी होगी। ये क्या है, नंबरलेस कार्ड है। किसके लिए ये नंबरलेस कार्ड बनाया गया था, स्पेशली फॉर टीनेजर्स के लिए। और बनाया किसने था, बनाया फेम पे ने था, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस एक ही से कनेक्ट थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए दोनों ऑप्शंस को रख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट में हमसे पूछा क्या है कि भाई जो NPCI है उसने जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उसका नाम क्या है, एनेथ रिवॉर्ड जो है वो उसका
नाम है। आई होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड आज की प्रेजेंटेशन आई होप सो अच्छी लगे आपको, सो लाइक कर देना ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके वनडे एग्जाम वाले क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, बट जो वन लाइनर न्यूज़ होती है ना, तो जो थोड़ा एक्स्ट्रा और पढ़ना चाहते हैं वो वन लाइनर न्यूज़ भी ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है किस दिन विश्व हाथी दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो जो वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है। अभी एलिफेंट्स के लिए एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था जिसमें जो एलिफेंट्स और जो ह्यूमन होते हैं उनका जो आप कह लीजिए कांटेक्ट होता है उसको मतलब सही करने के लिए एक किस स्टेट ने जो है वो उस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। तो आंसर मुझे सभी क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। ठीक है, सॉरी प्लेटफॉर्म का नहीं, उस स्टेट का नाम क्या है जिसने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, तो आई होप सो सभी लोग बताएंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये भी बताना। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। आंसर क्या होगा हमारा ए। बाकी ऑप्शंस पे जाएं तो 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे, और 9 अगस्त को ही मनाया जाता है वर्ल्ड ट्राइबल डे। दोनों दिन ध्यान रखना 9 अगस्त के। 6 अगस्त की बात करें तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को, और 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायो फ्यूल डे। ठीक है, बाकी हम रोज़ तो देखिए डिस्कस कर ही लेते हैं, याद हो गया होगा सभी को, लेकिन हम जितने भी अगस्त के इम्पॉर्टेंट डेज होंगे वो लास्ट वाले दिन पे कवर अप करेंगे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्लियर है, ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है ध्यान रखना। 12 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कांग्रेस के स्पोक्समैन है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है, उनका नाम बताना है। तो आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन सी, राजीव त्यागी उनका नाम है और इनका हाल ही में जो है वो अभी निधन हुआ है। अब बाकी ऑप्शंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, एस.एन. राजेश्वरी। तो एस.एन. राजेश्वरी जो है इन्हें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का क्या बनाया है, एमडी अभी हाल ही में बनी है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह की बात करें तो ये पीएम नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर जो है वो इन्हें नियुक्त किया गया है। और मनोज सिन्हा की न्यूज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगी, इन्हें क्या बनाया गया है, जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, जो पहले कौन थे, जीसी मुर्मू थे, और जीसी मुर्मू जो बन गए वो क्या बन गए हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बन गए हैं। ठीक है, तो जीसी मुर्मू का भी यहाँ पे साथ ही साथ ध्यान रख लेना। मनोज सिन्हा इंपॉर्टेंट होगा, आने वाले एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जाएगा, तो इनका नाम रट लेना, बिल्कुल माइंड में छाप लेना बिल्कुल। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन वाला आंसर हमारा क्या बनेगा, राजीव त्यागी जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या आया है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है किस राष्ट्र ने सफलतापूर्वक अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसका नाम है तीर सेकंड इंटरसेप्टर का जो है वो अभी सफल परीक्षण किया है। तो किस देश के द्वारा किया गया है, तो आंसर है इजराइल। इजराइल ने ही अभी सक्सेसफुल टेस्ट किया है अपने एक एडवांस्ड मिसाइल को जिसका नाम क्या है, एरो 2। नाम ध्यान रखना, नाम भी इंपॉर्टेंट बनेगा, एरो 2। और ये एक कैसी मिसाइल है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं जहाँ से आप देखिए मान लीजिए यहाँ से आप मिसाइल को छोड़ रहे हो और इस तरीके से अगर वो पैराबोलिक शेप में वो मिसाइल जाकर कहीं आप उसको मतलब जहाँ भी टारगेट है वहाँ पे छोड़ रही हो, तो जो भी मिसाइल इस तरीके से पैराबोलिक शेप में जाती हैं उन सभी को बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, क्रूज मिसाइल जो होती हैं वो सीधे जाके टारगेट पे लग जाती हैं। इस तरीके से दोनों मिसाइल में जो है वो डिफरेंस होता है। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इजराइल की है जिसका नाम है एरो 2, इसे इजराइल ने अकेले नहीं बनाया है, एक कंपनी है बोइंग। आई होप सो सभी ने नाम सुना होगा। बोइंग कंपनी कहाँ की है, यूएस की। इस कंपनी के साथ मिलकर जो है वो इस मिसाइल को इस मिसाइल को बनाया गया है। ये जो मिसाइल है इसकी खास बात क्या है कि एटमॉस्फेयर के अगर बाहर से भी कोई टारगेट आ रहा होगा तो उसे भी रोक सकती है। और इसकी जो रेंज है वो लगभग 2400 किलोमीटर की जो है वो इस मिसाइल की रेंज है। ठीक है, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, यहाँ पे करेंसी चलती है इजरायली न्यू शेकेल एंड पीएम का नाम बेंजामिन नेतन्याहू। पीएम तो बहुत ज़्यादा यहाँ के चर्चा में रहते हैं तो ध्यान रखना नेम। इसके अलावा इजराइल से एक और न्यूज़ ध्यान रखना, इजराइल ने अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, इस आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी टेक्निक है
इस इक्विपमेंट्स को एम्स को प्रोवाइड किया है अभी हाल ही में। इसके अलावा इजराइल ने भारत के साथ मिलकर 30 सेकेंड में कोविड का जो रिजल्ट है उसे कैसे लाया जाए 30 सेकेंड में, इस चीज़ को डेवलप करने का काम चल रहा है। इजराइल किसके साथ कर रहा है मिलकर? भारत के साथ मिलकर कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ जो है वो इजराइल से अभी हाल ही में रिलेट करती हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे सारी न्यूज़ जो है वो कवर अप करा दी। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? इजराइल। इजराइल बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सो आगे हमारे पास क्वेश्चन है फिफ्थ, दैट इज किस राज्य ने कृषि नवाचार के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुविधा जो है वो शुरू की है? तो आंसर है तेलंगाना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब ये क्या है? देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये एग्रीकल्चर के लिए शुरू किया गया, यानी कृषि के लिए इसे शुरू किया गया है। मेन पर्पस क्या है? देखिए, जब हम अपने कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो जो हमारी पैदावार होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी और अच्छी किस्म की पैदावार हम कर सकते हैं। तो उसके लिए ही इस इनोवेशन प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया गया है और इस इनोवेशन प्रोग्राम को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर जो है वो शुरू किया गया, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। इसके अलावा हैदराबाद में, मतलब इसी प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में एक एआई यानी आर्टिफिशियल इनोवेशन हब जो है वो वहाँ पर बनाया जाएगा, ताकि अगर मान लीजिए लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई टेक्नोलॉजी उन्हें समझनी हो, कोई भी ज़रूरत हो, तो उनके पास आएँ और इस चीज़ के बारे में जानें। तो इसके चलते हैदराबाद में ये हब भी बनाया जाएगा। आई होप सो ये न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। न्यूज़ क्या है? तो आंसर हमारा क्या है? तेलंगाना इज द राइट आंसर। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है तेलंगाना की कैपिटल। यहाँ के सीएम का नाम है के चंद्रशेखर राव एंड गवर्नर का नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं मेघालय की बात करूं तो मेघालय में मैंने अभी आपको बताया था कि 5% यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है। किसको? वुमेन्स को, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, वुमेन्स को भी आगे बढ़ाया जा सके। उसके लिए मेघालय में जो है वो इसे शुरू किया गया है। तो हाल ही में मेघालय से ही न्यूज़ थी, तो यहाँ पे न्यूज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए फिर फटाफट से आगे बढ़ते हुए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। किसकी फुल फॉर्म है? ICR की फुल फॉर्म है। ये पूरी देख लेना, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। तो इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर है प्रमोद भसीन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रमोद भसीन जो है वो अभी न्यू चेयरमैन बने हैं ICR के, और वर्तमान में इन्होंने, मतलब एक तरीके से ये ध्यान रखना, वर्तमान में इन्होंने जगह किसके लिए है? इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले जो थे उनका नाम है ईशर जज अहूवालिया, उनका नाम है। इनकी स्थान पर जो है वो इन्हें नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में ये क्या काम कर रहे हैं प्रमोद भसीन? तो वर्तमान में ये ICR में ही काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर के उपाध्यक्ष, मतलब यहाँ के उपाध्यक्ष के तौर पर इन्हें अभी नियुक्त किया गया था और इसके पद पर ये काम कर रही हैं, लेकिन अब उन्हें यहीं का जो है वो न्यू चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ डायरेक्ट हमारी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है और आपको 1 लाइनर फॉर्म में ये मिल जाएगी एग्जाम में। क्लियर है आंसर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, RBI ने चेक से होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा को जो है वो लॉन्च किया है? तो नाम क्या है उसका? पॉजिटिव पे। पॉजिटिव पे नामक सुविधा जो है वो RBI के जो वर्तमान में गवर्नर है, जिनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास, उन्होंने जो है वो जो चेक से, जब आप चेक से लेन देन करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो जाती है। आपने किसी को चेक दिया मान लीजिए, ठीक है, और वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो गया तो वो चेक आपका फंस जाता है। ठीक है, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ये जो पॉजिटिव पे पहल है इसे शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा भाई, जब भी आप किसी को मान लीजिए चेक दे रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपने किसी को चेक दिया है, चेक देने से पहले क्या करोगे? आप उसकी फ़ोटो लोगे और उसकी फ़ोटो क्लिक करके बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर आपको अपलोड करना होगा। इससे क्या होगा? इससे ये पता रहेगा कि भाई आप किसे चेक दे रहे हो। ठीक है,
ताकि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर में वो फ्रॉड निकला तो वो पकड़ा जाएगा, उसकी फ़ोटो, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो बैंक के पास होगी और वो आप बैंक जो है वो उसे पकड़ सकता है। इस जो पहल है, इस पहल की शुरुआत में क्या किया जाएगा भाई, जब आप 50,000 या 50,000 की जो है वो इसकी जो सीमा है, जो लिमिट है वो 50,000 की रखी गई है, जो कि 20% लेन देन और 80% मूल्य से जो है वो कवर अप होगी। ऐसी सुविधा जो है वो ICICI बैंक के पास भी है, बट RBI ने जो है वो इसे हाल ही में लॉन्च किया है, तो नाम ध्यान रखना है, पॉजिटिव पे जो है वो इसका सही आंसर है। इसके अलावा मैंने RBI से अभी आपको न्यूज़ बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि भाई जो RBI है उसने अभी क्या शुरू किया गया है, उसने अभी लोन रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोग्राम शुरू किया गया है कि जो मोरेटोरियम है उसको क्या कर दिया है, एंड कर दिया है। ये भी RBI से रिलेटेड था। और अभी एक और न्यूज़ बताई थी कि RBI ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है वो, उसके रिपोर्ट जो है वो अभी हाल ही में RBI ने रिलीज़ की थी। ठीक है, तो दो न्यूज़ ये ज़रूर ध्यान रखना RBI से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, और RBI का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और गवर्नर तो मैं बता चुकी हूँ, शक्तिकांत दास जो है वो RBI के वर्तमान में गवर्नर है। क्लियर है ये वाली न्यूज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, दैट इज उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन जो है वो खोले हैं। तो आंसर है हमारा ऑप्शन C 16। तो उत्तर प्रदेश में अभी 16 नए जो हैं वो साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। पहले जो है वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 थे, एक जो था वो लखनऊ में था और दूसरा जो था वो गौतम बुद्ध नगर में था। ठीक है, 2 थे। लेकिन अगर आप देखो तो इस टाइम बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए आपको साइबर पुलिस स्टेशन भी ज़्यादा करने होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को कवर अप किया जाए। तो आप टोटल कितने हो गए हैं, पहले 16 थे, मतलब पहले 2 थे, आप 16 खोले हैं, तो टोटल 18 हो गए हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से एग्जाम में सॉल्व करना। अगर मान लीजिए ये पूछा कि भाई उत्तर प्रदेश में अब टोटल कुल कितने साइबर पुलिस स्टेशन हो गए, तो 18 लगा के आना, 16 मत लगा देना। लेकिन ये पूछा कि नए कितने खोले गए हैं, तो 16 जो है वो नए खोले गए हैं। ठीक है, कुछ की बात बताऊं कहाँ पे खोलेंगे, तो मुरादाबाद जैसे हो गया, गोरखपुर, कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, प्रयागराज में भी खोला गया है, वाराणसी में। इस तरह से 16 जगहों पे जो है वो नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन जो है खोले गए हैं। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। कैपिटल लखनऊ, CM का नाम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर का कार्यभार भी संभाल रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नेम है दुधवा नेशनल पार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बनता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक यही नेशनल पार्क आपसे ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9th। सो क्वेश्चन नंबर 9th में पूछा है, किसने पॉलिसी दोबारा चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन जो है वो नामक एक योजना है, इसे शुरू किया है। तो किसके द्वारा इस कैंपेन को जो है वो शुरू किया गया है, तो आंसर बनता है हमारा LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये पहल शुरू की गई है, स्पेशल रिवाइवल कैंपेन। इसमें क्या होगा भाई, जो पॉलिसी पहले रुक गई थी, मतलब काफ़ी सारी पॉलिसी जो पहले रुकी हुई थी, जो 5 साल के भीतर ऐसी पॉलिसी जो रुक गई थी उन्हें फिर से रीस्टार्ट किया जाएगा। और इसके अंतर्गत चिकित्सा आवश्यकताओं में कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। कभी आप सोचें कि भाई आपकी जो मेडिकल जो मतलब नीड्स हैं उनमें आपको रियायत दी जाएगी, उनमें नहीं दी जाएगी। बाकी आपकी जो पॉलिसी रुक गई थी उनको रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। और इस योजना में मुख्यतः जो पॉलिसी धारक है उनको बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा, और जो खराब परिस्थितियों के कारण जो अपना प्रीमियम भुगतान नहीं कर पाए थे उनको भी यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सकता है। LIC के द्वारा इसे शुरू किया गया है। सो LIC की बात करें, सो 1 सितंबर 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और वर्तमान में LIC के जो हेड हैं उनका नाम है MR कुमार। ये जो है वो वर्तमान में LIC के हेड है। क्लियर है ये वाली LIC से रिलेटेड। आई होप सो न्यूज़ क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारे आ जाते हैं वन लाइनर न्यूज़। तो इम्पॉर्टेंट वन लाइनर न्यूज़ होते हैं तो बिल्कुल इसे मिस ना करें। सो फर्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है लॉन्च्ड कर्म सेतु प्रकल्प स्कीम टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन सब्सिडीज टू यूथ।
अगर इंग्लिश में लिखा है तो डोंट वरी, मैं पूरा हिंदी में इसे एक्सप्लेन करूंगी बिल्कुल, ठीक है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नेम क्या है, कर्म साथी प्रकल्प। कर्म साथी प्रकल्प, ये जो है वो स्कीम शुरू की गई है किसके लिए, यूथ के लिए। यानी जो इस टाइम पे जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि कोविड के कारण उन्हें जो है वो बहुत सारे यूथ हैं जिन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, जो काम करने की एज में भी हैं, जिनके पास स्किल्स हैं उनके पास भी काम नहीं है। तो इसके थ्रू क्या किया जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उनको सॉफ्ट लोन्स दिया जाएगा, उनको सब्सिडी दी जाएगी, ताकि वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो भी वो काम करना चाहते हैं, जो भी उनके स्किल्स हैं, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं। तो लगभग 1 लाख जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं उनको जो है वो ये सॉफ्ट लोन्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, ताकि वो क्या कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है। तो किसके द्वारा शुरू की गई, वेस्ट बंगाल। तो वन लाइनर न्यूज़ में आपसे ये पूछा जाएगा कि कर्म साथी प्रकल्प स्कीम किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो आंसर लगा क्या ना, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कर्म भूमि पहल भी शुरू की गई थी, जो कि आईटी सेक्टर्स के वर्कर्स थे उनके जॉब के लिए, और स्नेहर पोरोश योजना भी यहाँ पर शुरू की गई थी, स्नेहर पोरोश, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो सीएम ममता बनर्जी हैं एंड गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़। क्लियर है ये वाली न्यूज़। नेक्स्ट अगली न्यूज़ देखिए क्या है, MI इंडिया प्लेज 2500 स्मार्टफोन्स टू चिल्ड्रन टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए MI यहाँ पे क्या कर रहा है, MI जो है वो जो मतलब बच्चे ऐसे हैं, देखिए बहुत सारे अगर हम देखें तो कोविड के कारण स्कूल वगैरह नहीं खुल रहे, तो लगभग 28.3 बिलियन बच्चों का जो है वो भविष्य यहाँ पर खतरे में है कि भाई इतने बच्चे जो है वो एजुकेशन से आप कह लीजिए वंचित रह सकते हैं। तो इसी को ही देखते हुए, क्योंकि भाई ऑनलाइन सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ऑनलाइन स्मार्टफोन्स उनके यहाँ पे नहीं है, तो भाई ऑनलाइन एजुकेशन वो कैसे लेंगे। तो उसके लिए MI ने क्या किया है, लगभग वो 2000 यानी 2500 स्मार्टफोन्स बच्चों को देगा, ताकि उनकी ऑनलाइन एजुकेशन को और भी प्रमोट कर सके। इसके लिए 2 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, लगभग 2500 हैंडसेट्स के लिए। और उन जो बहुत ज़्यादा जिनकी कंडीशन बहुत बच्चों की ख़राब हो गई है, जिनको ऑनलाइन एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, उनको जो है वो ये हैंडसेट्स दिए जाएंगे। ये जो MI काम कर रहा है ये अकेले नहीं कर रहा है, डिजिटल इंडिया और टेक फॉर इंडिया जो इनिशिएटिव है उसके साथ मिलकर MI जो है वो ये काम कर रहा है। क्लियर है। अभी हाल ही में अगर देखें तो एक स्टेट भी ऐसी है जिससे स्मार्टफोन्स अभी जो है वो कुछ टाइम पहले ही स्मार्टफोन्स भी उन्होंने भी क्या किए थे, डिस्ट्रीब्यूट किए थे। वो स्टेट कौन सी है, पंजाब, ठीक है। तो स्टेट का नाम ध्यान रख लेना और कंपनी में ध्यान रख लेना MI, ठीक है। MI का पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, आसाम गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मेगा स्कीम फॉर वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट विच नेम अरुणोदय, ठीक है। अरुणोदय स्कीम या फिर आपसे बोल सकते हैं अरुणोदय जो योजना है वो किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, तो आंसर क्या लगा के आएंगे, असम। अब ये स्कीम है क्या, तो यहाँ पे आपको दिख गया कि भाई यहाँ पे क्या लिख रहा है, वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, यानी जिन वुमेन्स की कंडीशन जो है वो फाइनेंशियली ठीक नहीं है। कौन कौन सी इसमें वुमेन्स को लिया गया है प्रायोरिटी में, जो डाइवोर्स्ड हैं, जो विडो हैं यानी जो विधवा हैं, जो सेपरेटेड हैं, जो अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं, और जो अनमेरिड है। और इसमें कंडीशन भी देखी गई है कि जिसकी इनकम जो है वो 2 लाख पर एनम से कम है, उनको क्या किया जाएगा, महीने में 850 रुपीज़ जो है वो उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि वो जो है वो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उनकी नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल कर सके। उनको मतलब उन पैसों से वो क्या कर सकती हैं, ज़रूरत के सामान जैसे राशन हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, मेडिसिन हो गए, इन सारी चीज़ों को अरेंज कर सकती हैं। तो उसके लिए असम की गवर्नमेंट ने अरुणोदय नामक क्या है योजना शुरू की है। असम की कैपिटल दिसपुर एंड सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर का नाम क्या है, जगदीश मुखी। क्लियर है न्यूज़। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, दैट इज न्यू फ्रेंच कोर्स लॉन्च्ड इन लोकसभा। भाई अभी क्या हुआ है, लोकसभा में एक कोर्स को शुरू किया जा रहा है। कौन से कोर्स को, फ्रेंच कोर्स को। तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लोकसभा ने अभी हाल ही में
किस कोर्स को जो है वो अपने यहाँ लॉन्च किया है? फ्रेंच कोर्स, स्पेनिश कोर्स, ऐसे चाइनीज़ कोर्स ऐसे आ जाएगा, तो आंसर लगा के आना है फ्रेंच कोर्स। वहाँ के जो स्टाफ है, वहाँ के जो ऑफिशियल वर्कर्स हैं, उनके लिए जो है वो ये फ्रेंच कोर्स शुरू किया गया है। अब क्या करेंगे भाई, आप अब फ्रेंच की नॉलेज भी एक्वायर करोगे ताकि आप वर्ड से कनेक्ट कर सको। धीरे धीरे करके और भी लैंग्वेज वाले कोर्स लोकसभा के वर्कर्स के लिए शुरू किया जाएगा, बिकॉज देखिए वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, दूसरी कंट्रीज से भी रिलेट करते हैं, वहाँ से बातचीत उनकी होती रहती है, तो उनको दूसरी कंट्रीज़ की लैंग्वेज भी आनी चाहिए। इसी पर्पस को देखते हुए जो है वो इसे शुरू किया गया है। क्लियर है? तो अब मुझे यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है कमेंट करके। लोकसभा से रिलेट करता है कि जो लोकसभा के वर्तमान में स्पीकर हैं कौन है, उनका नाम मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है, एंड प्लीज़ होमवर्क वाले क्वेश्चन को अटेंड किया करें। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। इंग्लैंड ऑलराउंडर प्लेयर हैं जिनका नेम है लॉरेन मार्श, उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से, मतलब जितने भी होते हैं, जैसे टेस्ट मैच हो गए, ओडीआई हो गए, T20 हो गए, सभी टेस्ट मैच से जो है वो उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। और बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं ये, बहुत ही अच्छी और बहुत ही आप कह लीजिए पावरफुल प्लेयर है इंग्लैंड की। सो अभी उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। बस आपसे वन लाइनर न्यूज़ में उनका नाम जो है वो पूछा जाएगा, या कंट्री नेम भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, इनोक्स ग्रुप विल बी ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम फॉर द रीशेड्यूल्ड टोक्यो ओलंपिक्स, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अनाउंस्ड। अभी इतनी लंबी चौड़ी न्यूज़ में क्या है, देखिए बस इसमें थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें इंडिया की टीम के जो इंडिया टीम को जो स्पॉन्सर करेगा वो कौन करेगा? इनोक्स ग्रुप करेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। क्या पूछा जा सकता है कि भाई टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन टीम्स को का जो स्पॉन्सर है वो कौन है? इनोक्स ग्रुप आ जाएगा, अमेज़न आ जाएगा, फ्लिपकार्ट, बाइजू ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको आंसर क्या लगा के आना है? इनोक्स ग्रुप लगा के आना है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो 1927 फाउंडेड, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, एंड डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा इसके प्रेसिडेंट हैं। अब यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में बताती हूँ। देखिए ओलंपिक की बात करें तो दो कैटेगरी में ओलंपिक को डिवाइड करते हैं, समर एंड विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक की बात करें तो अभी 2020 में होने वाले थे, बट 2020 वाले अब नहीं होंगे, वो 2021 में होंगे। और कहाँ पे होंगे? टोक्यो में होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जो टोक्यो 2021 के समर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? टोक्यो में होंगे। इसके अलावा जो 2024 में समर ओलंपिक्स होंगे वो पेरिस में होंगे, पेरिस फ्रांस में होंगे। ठीक है, तो ये तो समर की बात हो गई। अगर हम विंटर ओलंपिक्स की बात करते हैं तो 2022 में विंटर ओलंपिक्स होंगे, और कहाँ पे होंगे? बीजिंग में होंगे। बीजिंग कहाँ पे? चाइना में है। और इसके अलावा 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? इटली में होंगे। तो सबका शेड्यूल बना दिया है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। बस वन लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं उनका आयोजन कहाँ पे होगा। बस ऑप्शन में क्या मिल जाएगा? बीजिंग, एंड वही आपको करेक्ट करके आना है। तो इसलिए ये चार जो मैंने न्यूज़ बताई मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। 2020 के जो समर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? टोक्यो में होंगे। 2024 में जो समर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? पेरिस फ्रांस में होंगे। तो ये दोनों तो समर ओलंपिक्स का हो गया। 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पे होंगे? बीजिंग में होंगे। ठीक है, और इसके अलावा 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये कहाँ पे होंगे? इटली में होंगे। तो ये चारों को ज़रूर ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए हमारे पास क्या है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हिंदी में कहते हैं विश्व अंग दान दिवस। मनाया जाता है 13 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? ताकि हम अवेयरनेस फैला सके सभी जगह इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन की। भाई देखिए ऑर्गन डोनेट करना बहुत अच्छी बात होती है, और इसी की ही अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब
ऑर्गन डोनेशन डे में अब ऑर्गन आप कैसे डोनेट कर दोगे भाई, आप क्या करोगे, जैसे अभी आप क्या हो, जिंदा हो, अभी आपसे एक फॉर्म वगैरह भरवा लिया जाएगा कि आपके मरने के बाद आप अपने ऑर्गन्स को जो है वो डोनेट करना चाहते हैं, आपके साइन हो जाएंगे उस पर, मतलब आपका अप्रूवल मिल जाएगा। सो वो आपके जब आपकी डेथ हो जाएगी तो वो ऑर्गन्स क्या है आपकी बॉडी से निकाल लिए जाएंगे और किसी ज़रूरतमंद के और लिए वो जो है वो काम आ सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए बोला जाता है कि आप अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें। और इसी की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम जो है वो 13 अगस्त को शुरू किया गया है और हर साल 13 अगस्त को जो है वो ये मनाया जाता है। सो आज की हमारी जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी एंड हमने वन लाइनर न्यूज़ को कवर अप किया है। संडे को आपको लाइव क्लास मिलेगी 11 AM पे, यानी सुबह के 11 बजे हमारी लाइव क्लास होगी संडे वाले दिन, जिसमें हम क्वेश्चंस का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, मैं फिर से आपको बता दूंगी और उस दिन आपको नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए मिलेंगे फिर कल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।